हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। निरामया योग यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है, जिसका कि एक्सप्लेनेशन मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन में आपको दूंगी, और जिससे कि आपको अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन का आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने हैं और किस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2017 में आए हुए भगवत गीता से संबंधित प्रश्न है, भगवत गीता के किस श्लोक में समत्वम योग उच्यते का वर्णन है। हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता से काफ़ी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो ये योग की परिभाषा को बताता है कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? जो आपके अंदर समत्व की भावना को लाए, जिसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है 2/48। तो ये जो आंसर है आपको याद रखना है कि दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि समत्वम योग उच्यते। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं महर्षि कपिल। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर या बीच में हर अल्टरनेट पेपर में ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो जितने भी हमारे दर्शन हैं उनसे संबंधित प्रवर्तक और दर्शन किस किस दर्शन कौन से दर्शन से रिलेट करता है, उनसे संबंधित तत्व क्या हैं, दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, इस तरह से पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार योगी का कर्म किस प्रकार का है। यदि हमने पतंजलि योग सूत्र अच्छे से अध्ययन किया है तो हम जानते हैं कि इसमें 4 प्रकार के कर्मों को बताया गया है। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। तो योगी के जो कर्म इसमें बताए गए हैं वो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म बताए गए हैं। तो इस प्रकार आपका तीसरा आंसर सही होता है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद में कितनी प्रधान नाड़ियों का वर्णन किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में कई बार बनते हैं और कन्फ्यूज़न बहुत रहता है कि कहीं 72,000 नाड़ियाँ हैं, कहीं 100 नाड़ियों का वर्णन है, और हर ग्रंथ के अनुसार अलग अलग नाड़ियों का बताया गया है। तो कठोपनिषद के अनुसार इसमें 101 नाड़ियाँ, अर्थात आपका दूसरा आंसर करेक्ट है। ये याद रखिएगा कि 101 नाड़ियों का वर्णन कठोपनिषद में बताया गया है। निम्नलिखित में से किस आसन का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया है। ये इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं हमारे लिए अटेम्प्ट करना, क्योंकि हर ग्रंथ में आसन बताए गए हैं और मुख्य आसन भी बताए गए हैं। तो कभी लगता है कि वो आंसर सही, कभी वो। तो इसलिए आपको स्पष्ट करना है कि किस ग्रंथ में किस प्रकार के आसन हैं और किस ग्रंथ में कौन सा आसन नहीं है। तो शिव संहिता में भद्रासन का वर्णन नहीं है। तो चौथा आंसर आपका यहाँ पर सही होता है कि भद्रासन का वर्णन शिव संहिता में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध कहलाता है। वैसे यदि हम देखें, चित्त वृत्ति निरोध का वर्णन पतंजलि योग सूत्र में भी दिया गया है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि योग के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो आप यहाँ पर अगर आपको उसका जानकारी नहीं होगा तो आप यहाँ पे योग भी लगा सकते हैं, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है महायोग। हठ रत्नावली में महायोग को चित्त वृत्ति निरोध के नाम से बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी वयस्क के लिए प्रोटीन की संतुलित दैनिक मात्रा कितनी है। यानी किसी अडल्ट को अगर आपको प्रोटीन देना है, उसके शरीर के लिए कितना प्रोटीन उचित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार। यदि आपका शरीर का भार 50 kg है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। तो 1 ग्राम पर kg, जितना भी किलोग्राम आपका वेट है उसके अनुसार आपको प्रत्येक किलोग्राम में 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित कोशिका की कौन सी संरचना आत्महत्या की थैली कहलाती है, यानी सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकोश की अवधारणा का किसमें उल्लेख किया गया है। पंचकोश की अवधारणा, यदि आपने प्राचीन उपनिषदों का अच्छे से अध्ययन किया तो आप जानते होंगे कि पंचकोश का वर्णन हमारे तैत्तरीय उपनिषद में
वर्णित है। तो तैत्तिरीय उपनिषद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? कई सारी परिभाषाएं इस विषय में है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, मन का अध्ययन है, चेतना का अध्ययन है, किंतु यहाँ पर जो हमारा उचित प्रश्न होगा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ हैं। आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 3 स्तंभ वात, पित्त और कफ हैं। कई बार कन्फ्यूजन रहता है आपको, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये उपस्तंभ के नाम से जाने जाते हैं, इन्हें कहा जाता है आयुर्वेद के उपस्तंभ। और जबकि जो मेन आपके जो पिलर हैं, 3 पिलर, वो वात, पित्त और कफ हैं। यदि आयुर्वेद के उपस्तंभ आए तब आप लिखेंगे आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र। योग शिक्षा के उद्देश्य का केंद्र, ये क्वेश्चन आप हर कोई इसको अटेम्प्ट कर सकता है कि योग का उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास। योग हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एवं स्पिरिचुअल हर डायमेंशन पर काम करता है। यदि आप योग का अध्ययन ठीक से करते हैं, योग के प्रत्येक नियम को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व का विकास होता है और हर डायमेंशन में आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वांगीण विकास, यानी कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपालभाति के लिए कौन सा कथन सही है? कपालभाति में आपका प्रश्वास सक्रिय नहीं होता, निश्वास निष्क्रिय नहीं होता, प्रश्वास निष्क्रिय नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा प्रश्वास एवं निश्वास सक्रिय। वैसे तो जब आप कपालभाति करते हैं तो आपका जो एक्सलेशन है वो बहुत एक्टिव रहता है और इनलेशन जो है वो नेचुरल होता है, उसमें आपको फोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग और सारे ऑप्शन को यदि देखें तो ये आंसर आपका ऑप्शन 4 राइट रहेगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महर्षि पतंजलि के अनुसार समाधि सिद्धि की विधि क्या है? समाधि को सिद्ध करने के साधन महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन में जो बताए गए हैं वो इन ऑप्शन में से कौन से हैं? तो आप देखेंगे प्राणायाम, ईश्वर प्रणिधान, अभ्यास, वैराग्य, प्रत्याहार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा बी और सी, यानी कि ईश्वर प्रणिधान से भी आप समाधि की सिद्धि कर सकते हैं एवं अभ्यास वैराग्य से भी। यदि अभ्यास और वैराग्य को आप निरंतर सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, यानी आपका अभ्यास निरंतर और दृढ़ रहेगा तो भी आप समाधि प्राप्त कर सकते हैं एवं ईश्वर प्रणिधान से भी आप समाधि को प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौसम में नए योगाभ्यासियों को योगाभ्यास शुरू करना चाहिए? यानी आप अगर बिगनर हैं तो आपको किस ऋतु में अपना योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है बी और डी, यानी कि शरद और बसंत में। शरद और बसंत में यदि आप योगाभ्यास करेंगे तो आपका योग जो है फलदायी होगा और आपको कोई विकार नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी और डी, यानी कि आपका चौथा आंसर राइट है। हेमंत और शिशिर, अलग अलग मौसम में किसी ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, कहीं बहुत गर्मी रहती है और कहीं बरसात होती है, तो उन मौसम में मना किया गया है। बसंत से शुरुआत करेंगे, बसंत और शरद जो है राइट आंसर होगा आपकी योगा प्रैक्टिस के लिए। एक अगर आप बिगनर हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस आगे बहुत ज़्यादा हो गई है, आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बिगनर के लिए स्पेशली बताया गया है कि शरद और बसंत में ही योगाभ्यास प्रारंभ करें। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इस चैनल के साथ। आगे और भी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में कंटिन्यू हम अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।